बक्सवाहा जंगल मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड एरिया में ये जंगल हाल ही में सुर्खियों में चल रहा है। बड़े बड़े एनवायरमेंटलिस्ट और वहाँ पे रहने वाले ट्राइबल्स सेव बक्सवाहा नाम से सोशल मीडिया पे ट्रेंड करा रखा है और उस जंगल को बचाने के लिए वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आखिर में क्या है ये मुद्दा और क्या इसका कोई हिस्टोरिकल व्यू भी है? अगर मैं इस मुद्दे की बात करूं तो इस मुद्दे के अंदर 2 लाख से भी ज़्यादा पेड़ काटने की बात करी जा रही है और इस मुद्दे की शुरुआत 2006 में होती है, जिस समय बीजेपी की सरकार थी मध्य प्रदेश के अंदर। रियो टिंटो नाम की एक एंग्लो ऑस्ट्रेलियन कंपनी ने यह दावा करा कि इस जंगल के नीचे डायमंड की एक खदान है, यानी कि वहाँ पे बहुत सारे डायमंड्स है उसके नीचे। और उस वजह से रियो टिंटो नाम की उस कंपनी ने उस समय की स्टेट गवर्नमेंट से ये डिमांड करी कि उनको वहाँ पे एक्सट्रैक्शन करने दिया जाए और वहाँ पे माइनिंग करके उन हीरो को निकाला जाए। एग्रीमेंट के तौर पे 10:9 का रेशियो रखा गया, जिसके अंदर 10% प्रॉफिट का स्टेट गवर्नमेंट को दिया जाने वाला था और 90% प्रॉफिट का रियो टिंटो कंपनी को मिलने वाला था। ऐसा देखते ही वहाँ के बड़े बड़े एनवायरमेंटलिस्ट और वहाँ पे रहने वाले ट्राइबल्स ने प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया। उस प्रोटेस्ट की वजह से उन्होंने 4 मेन पॉइंट्स दिए। कोर्ट के अंदर उन्होंने पिटीशन जारी करी और उसके अंदर 4 मेजर पॉइंट्स उन्होंने दिए। फर्स्ट पॉइंट उन्होंने कहा बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड। उन्होंने कहा कि जो देश के बायोडाइवर्सिटी है उसके लिए बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लमेटिक प्रोजेक्ट हो सकता है। जो बक्सवाहा का जंगल है वो हीरा पन्ना टाइगर रिजर्व के एरिया के अंदर आता है और वहाँ की बायोडाइवर्सिटी पूरी तरीके से बक्सवाहा जंगल पे रिलाई करती है और उस बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकेंड पॉइंट उन्होंने बताया ट्राइबल से रिलेटेड। उस जंगल के अंदर बहुत ज़्यादा ही ट्राइबल पीपल रहते हैं और बहुत सारी ट्राइब्स उस जंगल के अंदर रहती है। उनका सारा लाइवलीहुड जो है वो उस जंगल पे रिलाई करता है। उस वजह से उस समय पिटीशन के अंदर ये भी कहा गया कि जो ट्राइबल्स है उनकी लाइवलीहुड के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है। और अगर तीसरा पॉइंट जो है उन्होंने दिया है वो ये दिया वाटर क्राइसिस से रिलेटेड। जो बुंदेलखंड का वो जो एरिया है वो सीवियर वाटर स्कैरसिटी यानी कि पानी की कमी से जूझ रहा है और पानी की कमी से जूझने की वजह से उन्होंने कहा कि डायमंड माइनिंग या फिर डायमंड एक्सट्रैक्शन के अंदर बहुत ज़्यादा पानी लगता है, जिसकी वजह से वहाँ पे पहले ही पानी की कमी है और जब डायमंड माइनिंग होगी उस वजह से उस एरिया के अंदर रहने वाले लोगों को और ज़्यादा प्रॉब्लम आने की संभावना है वाटर क्राइसिस की वजह से। चौथा पॉइंट उन्होंने क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड दिया कि 2 लाख से ज़्यादा पेड़ काटे जाएंगे तो क्लाइमेट चेंज की इस जंग के अंदर हम बहुत ज़्यादा पीछे हो जाएंगे और लैग करते जाएंगे। इन सब को सुनते ही कोर्ट ने यह आदेश दिया कि इस प्रोजेक्ट पे रोक लगाई जाए और वहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट थी उसने इस प्रोजेक्ट पे एक तरीके से स्टे लगा दिया और 2016 तक आते आते रियो टिंटो ने भी अपने कदम पीछे कर लिए। 2018 के अंदर जैसे ही बीजेपी की सरकार से कांग्रेस सरकार सत्ता में आई, कमलनाथ जी ने इस प्रोजेक्ट को वापस से रिवाइव कर दिया और इस बार बिडिंग की प्रक्रिया हुई और बिडिंग की प्रक्रिया के अंदर आदित्य बिरला ग्रुप को प्रोजेक्ट मिला इसके अंदर माइनिंग करने का। और इस बार एग्रीमेंट में कुछ बदलाव हुए जिसके अंदर 42% प्रॉफिट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को जाने वाला था और 58% आदित्य बिरला ग्रुप को जाने वाला था। और उसकी वजह से ये जो प्रोजेक्ट है ये वापस से रिवाइव के अंदर आ गया। और जैसे कमलनाथ जी की सरकार गिरी, शिवराज सिंह जी की सरकार ने भी ये प्रोजेक्ट को जारी रखा और हाल ही में इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने की भी बात करी है। सरकार का इस प्रोजेक्ट के रिलेटेड कहना ये है कि इस प्रोजेक्ट से भारत देश की जो जीडीपी बहुत ज़्यादा डाउन जा रही है उसको रिवाइव करने में और उस जीडीपी के अंदर इस प्रोजेक्ट का बहुत अहम हाथ हो सकता है।
और उसके अलावा उन्होंने बायोडाइवर्सिटी यानी कि पेड़ जो 2 लाख से ज़्यादा काटने का मुद्दा है, उसके जवाब के अंदर ये कहा है कि जितने ज़्यादा पेड़ काटे जाएंगे उससे कई ज़्यादा पेड़ कहीं और भी लगा दिए जाएंगे। सरकार ने ट्राइबल्स की लाइवलीहुड के रिगार्डिंग भी ये कहा है कि इस प्रोजेक्ट से बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट यानी बहुत ज़्यादा रोज़गार पैदा होगा और वहाँ पे रहने वाले ट्राइबल्स को सबसे प्राथमिक रखा जाएगा इस रोज़गार के अंदर और वहाँ पे उनको रोज़गार प्रोवाइड करवाया जाएगा। लेकिन क्या ये मुद्दा केवल एक जंगल और ट्राइबल्स से ही सीमित रहा है या फिर ये एक ब्रॉड या फिर बड़ा मुद्दा है? अगर मैं बात करूं तो ये मुद्दा डायमंड वर्सेस ऑक्सीजन का है, यानी कि ये जो मुद्दा है ये केवल इतना सा ही सीमित नहीं है। जब तक इस मुद्दे के साथ हमें क्लाइमेट चेंज और वाटर क्राइसिस जैसे ग्लोबल और नेशनल इश्यूज को हम सामने नहीं ले आते, तब तक ये मुद्दा एक छोटा सा मुद्दा बन के रह जाएगा। अगर मैं क्लाइमेट चेंज की बात करूं तो रिपोर्ट्स ने साफ जाहिर करा है कि साउथ एशियन और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होने वाला है क्लाइमेट चेंज की वजह से, एंड इंडिया वन ऑफ देम। आप देख ही सकते हैं कि कैसे बिना मॉनसून के भी साइक्लोन्स आते जा रहे हैं और यह अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि भारत देश के अंदर इस सेंचुरी की ख़त्म होते होते बेस्ट केस सिनेरियो में, यानी कि हम अगर क्लाइमेट चेंज को रोकने की पूरी प्रक्रिया करें तो उस केस सिनेरियो के अंदर भारत देश की बड़ी सिटीज़ का टेम्परेचर 2 डिग्री से ज़्यादा बढ़ जाएगा और अगर हम ऐसे ही चलते रहे तो वो आंकड़ा 8 डिग्री तक बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से फ्लड्स, साइक्लोन्स, टोर्नेडोज, ड्रोट ऐसी चीज़ें सामने हमें देखने को मिलेगी। और इसके अलावा इसका एक इकोनॉमिकल इम्पैक्ट भी है। रिपोर्ट्स का ये कहना है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से ऐसे कई देश हैं जिनकी जीडीपी 2050 तक 10% से कम हो जाएगी केवल और केवल क्लाइमेट चेंज की वजह से। और अगर मैं वाटर क्राइसिस की बात करूं जो कि इंडिया के अंदर एक नेशनल इशू बनने वाला है आने वाले समय के अंदर, रिपोर्ट्स का कहना है ये। अगर मैं वाटर क्राइसिस के रिगार्डिंग बात करूं तो कि देश के अंदर 2 लाख लोग हर साल मरते हैं साफ पानी ना मिलने की वजह से, और उसके अलावा 85% भारत की पॉपुलेशन ग्राउंड वाटर पे रिलाई करती है, यानी कि ज़मीन के पानी पे रिलाई करती है टोटली। और ग्राउंड वाटर के हालात धीरे धीरे खराब होते जा रहे हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट से ये साफ जाहिर होता है। रिपोर्ट में ये कहा गया है कि बेंगलुरु में 2012 के अंदर जो पानी 600-700 मीटर नीचे मिल जाता था, वही पानी अब 1500 मीटर नीचे मिल रहा है और आने वाले समय के अंदर और ज़्यादा वो नीचे चला जाएगा। तो आपकी राय बक्सवाहा जंगल से रिलेटेड क्या है? आप हमें आपकी राय बताइए। धन्यवाद।